आज हम बात करेंगे रोल ऑफ बेसल गैंग्लियाज इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। रोल ऑफ बेसल गैंग्लियाज इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, नैमित्तिक अनुबंधन में आधारीय गुच्छिकाओं की भूमिका। इससे पहले हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फिजियोलॉजिकल बेस था उसकी स्टडी किए थे। अब हम बात करेंगे जो इसका बेसल गैंग्लिया है उसके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या भूमिका है। ठीक है। यहाँ लर्निंग, जब भी हम किसी पर्सन को लर्निंग कराना शुरू करते हैं तो लर्न कराने के बाद जो उसका नर्वस सिस्टम होता है उसका जब कोई अंग, नर्वस सिस्टम का कोई अंग, कोई पार्ट को अगर हम लेस कर दें, उसको क्षति पहुंचाएं, तो इससे ये पता चलता है कि उसी आधार पर उस पर्सन का परफॉर्मेंस होगा। ठीक। हम किसी पर्सन को जब अधिगम करा लेते हैं, कराने के बाद उसके नर्वस सिस्टम में कोई जो स्पेसिफिक पार्ट है उस पार्ट को हम क्षत कर देते हैं, उसको क्षति पहुंचा देते हैं। तो क्षत करने के बाद ये जो उसका परफॉर्मेंस होता है, ये हम मान लेते हैं कि अब वो पर्सन जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस पार्ट को मैंने क्षत किया है, जो कि एक पार्ट तो हमारा छत हो चुका है, तो छत होने के बाद, लेशन होने के बाद, वो बाकी जो उसके बचे हुए भाग है, मस्तिष्क का जो बाकी नर्वस सिस्टम का बचा हुआ भाग है, उसी भाग से ही तो अधिगम की जो परफॉर्मेंस होंगे। मेरी कहने का मतलब समझ में आ रहा है? मैंने किसी पर्सन को लर्निंग कराया, ठीक है। लर्निंग कराने के बाद उसके नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट मैंने डैमेज कर दिया या लेस कर दिया। अब क्या है कि जब वो परफॉर्म करेगा तो बचे हुए भाग से ही करेगा। तो इससे ये पता चल जाता है, इस जो शोध है, ये रिसर्च है, इससे ये पता चल जाता है कि उस स्पेसिफिक पार्ट जो उसके ब्रेन में था, नर्वस सिस्टम में जो था स्पेसिफिक पार्ट, उसकी क्या भूमिका है उसमें। यानी वो हमारी लर्निंग में वर्क कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसकी कोई भूमिका थी या नहीं थी, ये जानने के लिए लेशन थेरेपी यूज की जाती है। ठीक। यहाँ जो लर्निंग है, जो परफॉर्मेंस है, लर्निंग और परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है वो कुछ भी हो सकता है। इन दोनों, यानी जब मैंने लर्निंग कराया, इसके बाद लेसन किया, छत किया स्पेसिफिक पार्ट को, और इसके बाद मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा, इन दोनों के बीच का जो समय है वो कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि मैंने तुरंत लर्निंग कराया, तुरंत उसको छत किया और इसके बाद तुरंत उसका हम परफॉर्मेंस देखना शुरू करें, ऐसा नहीं होता। उसके बीच का समय कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो लर्निंग है, अगर हम उसके जो बेसल गैंग्लियाज हैं या जो न्यूरॉन्स हैं, उनके आधार पर अगर हम उसका स्टडी करना शुरू करें, तो वो इसमें जो उसका पर्पज़ है लर्निंग के लिए, और इसके साथ ही जो नर्वस सिस्टम है उसका जो स्पेसिफिक एरिया है, उसकी खोज करने में हमको मदद मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि अधिगम की जो स्नायविक आधार के जो शुरुआती स्टडी हुई है, उसका उद्देश्य अधिगम के लिए तंत्रिका तंत्र के विशिष्ट आवश्यक अंगों की खोज करना होता है। क्लियर है? यहाँ हम बात कर रहे थे बेसल गैंग्लियाज की, जिसको आधारी गुच्छिका कहते हैं। तो यहाँ आधारी जो गुच्छ होते हैं, इनकी क्षति की द्वारा जो आधारी बेसल गैंग्लियाज हैं उनको लेस कर दिया जाता है। ठीक। और करने के बाद गति संबंधी जितनी असामान्यताएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, गति संबंधी जो भी असामान्यताएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे प्राणियों के कार्टेक्स के आकार और उसकी जटिलता, साथ ही अधिगम क्षमता में भी सहसंबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आधारीय जो गुच्छिकाएं होती हैं उनकी क्षति के द्वारा जो गति संबंधी असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं, उसमें प्राणी के कॉर्टेक्स के आकार, उसकी जटिलता और उसके अधिगम में जो क्षमता होती है, अधिगम की जो क्षमता होती है, इन सब के बीच में एक कोरिलेशन होता है। अब यहाँ आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बेसल गैंग्लियाज होते हैं उनको हम जब भी क्षत कर देते हैं
तो उसका प्रभाव जो व्यक्ति है उसमें गति संबंधी असामान्यता उत्पन्न कर देता है। ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि बेसल गैंग्लियाज या आधारी गुच्छिकाओं को क्षति पहुंचाने पर व्यक्ति के अंदर कौन सी असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन सी असामान्यता उत्पन्न होगी? गति संबंधी। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया आपको कि आधारी गुच्छिकाओं या बेसल गैंग्लियाज को जब हम क्षति पहुंचाएंगे तो उससे गति संबंधी जो असामान्यताएं होती हैं वो व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद जो प्राणी है उसके कॉर्टेक्स के आकार, यानी बेसल गैंग्लियाज को जब क्षत करेंगे तो प्राणी के कॉर्टेक्स का जो आकार है उस आकार में जो जटिलता थी और अधिगम की क्षमता, यानी अधिगम का संबंध बेसल गैंग्लियाज से है, उन सबके बीच में क्या होगा? कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन होना मस्ट है, इनके बीच में कोरिलेशन जरूर होगा। साथ ही ये जो विभिन्न प्रकार की व्यक्ति को संवेदनाएं हो रही हैं, जो हमें सेंसेशन हो रहे हैं, ये सेंसेशन ऐच्छिक गतियां जो होती हैं वो कॉर्टेक्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्लियर ही है आप लोगों को कि जो कॉर्टेक्स है उसकी जटिलता और अधिगम की क्षमता, इनके बीच में सहसंबंध है। ठीक, और ये सहसंबंध होने के साथ भी क्या हो रहा है? संवेदनाएं और ऐच्छिक गतियां किसके द्वारा नियंत्रित हो रही हैं? कॉर्टेक्स के द्वारा। तो यहाँ आपकी जो बेसल गैंग्लियाज है उसमें जो कॉर्टेक्स है उसकी जटिलता और अधिगम क्षमता में सहसंबंध है, और जो कॉर्टेक्स है उसकी वजह से संवेदनाएं और अच्छी गतियां जो होती हैं वो नियंत्रित हो रही हैं। किससे नियंत्रित हो रही हैं? कॉर्टेक्स से। तो जाहिर सी बात है कि जो बेसल गैंग्लियाज है अगर हम उसे क्षति पहुंचाएंगे, जो बेसल गैंग्लियाज है उसे हम अगर क्षति पहुंचाएंगे तो हमारी संवेदना संबंधी ऐच्छिक गतियां, साथ ही अधिगम क्षमता, इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जब भी बेसल गैंग्लियाज को हम क्षत करेंगे तो गति संबंधी अनुक्रियाएं आपकी असामान्य हो जा रही हैं। अभी मैंने कहा तो गति संबंधी अनुक्रियाएं और जो संबंधी असामान्यताएं उत्पन्न हो रही हैं व्यक्ति में, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि आधारी गुच्छ जो होते हैं आपका वो कॉर्टेक्स के जटिलता और अधिगम क्षमता दोनों के बीच में सहसंबंध रखता है। तो कॉर्टेक्स में जब क्षति पहुंच बेसल गैंग्लियाज में क्षति होगी, कॉर्टेक्स डैमेज होगा, कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो संवेदना और अच्छी जो गतियां होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कंडीशनिंग की। अब हम बात करेंगे कंडीशनिंग की। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के समय मैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ। साधनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, स्किनरियन अनुबंधन, स्किनर का प्रयोग। क्लियर है? यहाँ किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। इसको टाइप आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग, स्किनरियन अनुबंधन या स्किनरियन कंडीशनिंग, ये सब एक ही का नाम है, साधनात्मक अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन। तो हम यहाँ बात कर रहे थे अनुबंधन के समय, जिस समय कंडीशनिंग हो रही है, अनुबंधन के समय जो कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स के सांवेदिक और गामक जो क्षेत्र के बीच में अनुबंधन के समय, यानी जिस समय कंडीशनिंग कराई जा रही है, ध्यान दी जाएगी इसको। तो आप लोग जिस समय कंडीशनिंग कराई जा रही है उसमें कॉर्टेक्स के सांवेदिक और जो गामक क्षेत्र हैं उनके बीच में संबंध होगा। और ये संबंध किसके द्वारा हो रहा है? न्यूरॉन के माध्यम से। स्नायु पथ होंगे, चूंकि स्नायु होंगे तो स्नायु पथों से जाते हैं। अभी कौन जा रहा है? नर्व्स इम्पल्स, आवेगों का संचरण होता है, तो उसकी भी स्थापना वहीं से हो रही है। यानी जब हम किसी प्राणी को अनुबंधन कराते हैं तो अनुबंधन होते समय क्या हो रहा है? कॉर्टेक्स के सांवेदिक और गामक क्षेत्र दोनों के बीच में स्नायु पथों की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चलेंगे आपको स्किनर के पास लेकर के। चलिए हम लोग चलते हैं स्किनर के पास। वहाँ हम लोग देखेंगे कि स्किनर बॉक्स, उसमें चूहा, अब तो आपके सामने एक फिगर आ गया होगा, स्किनर बॉक्स
और उसके अंदर चूहा। स्किनर ने क्या किया था? स्किनर ने क्या किया, वहाँ पर स्किनर बॉक्स में उन्होंने भूखे चूहे को छोड़ दिया। ठीक, भूखा मैंने आप लोग इससे पहले ही बताया था, मोटिवेशन मस्ट है, क्योंकि जब तक हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते हैं किसी क्रिया को करना संभव नहीं है, या क्रिया हम करते ही नहीं हैं। तो यहाँ क्रिया को करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना आवश्यक है, क्योंकि अभिप्रेरणा जब रहेगी तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ये आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ अनुबंधन कराने के लिए स्किनर ने जो भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में डाल दिया। चूहा इधर उधर उछल कूद कर रहा था, तभी अचानक लीवर दब गया, और लीवर दबते ही जो भोजन की गोलियां थी वो कप में आकर गिर गई। चूहे ने भोजन कर लिया। अब ये क्रिया कई बार दोहराया उसने, कई बार उछल कूद करते करते उसको ये पता हो गया कि इसी लीवर को दबाने से हमको फूड जो बॉल है वो फूड कप में गिरेंगे और मैं खा लूँगा। अब चूहे को जब भी भूख लगती थी वो लीवर दबाता था। अब यहीं से आप ध्यान देना शुरू कीजिएगा। चूहे को भूख लगी और उसने लीवर दबाया। भूख लगना क्या हो गया? जैविक अभिप्रेरणा। आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित हुआ, ये उसकी मूल आवश्यकता थी। क्लियर है? अपनी इस मूल आवश्यकता के लिए उसने लीवर दबाया और भोजन की गोलियां कप में गिर गई, फूड कप में आ गई। तो यहाँ लीवर दबाना, भोजन की गोलियों का गिरना, वो लीवर क्यों दबा रहा है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो यहाँ उसे पुरस्कार, लीवर दबा रहा है तो पुरस्कार स्वरूप उसे भोजन की गोलियां मिल रही हैं, यानी अब वो क्या कर रहा है? अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। उद्दीपक अनुक्रिया, फिर वही मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे जो अनुक्रिया कर रहा है उस अनुक्रिया से उसे पुरस्कार स्वरूप भोजन की गोलियां मिल रही हैं। अब लीवर दबाना और भोजन, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ कंडीशनिंग हुई होगी कि भूख लगा तो लीवर दबाया तो भोजन गिरा। इनके बीच में ये जो कंडीशनिंग हुई है, अनुबंधन जो हुआ है, अनुबंधन, इस अनुबंधन के समय जो प्राणी है, प्राणी मतलब चूहा, चूहा जो है आपकी, इस अनुबंधन के समय जो चूहा है उसके मस्तिष्क में, चूहे के ही मस्तिष्क में होगा, क्योंकि सारी सोच तो चूहा ही सोच रहा है ना कि यहाँ पे मुझे लीवर दबाना है तो मुझे भोजन प्राप्त होगा। तो इस समय चूहे के मस्तिष्क में जो कॉर्टेक्स के सांवेगिक और गामक क्षेत्र हैं उनके बीच में प्रकार्यात्मक, फंक्शनल है, स्नायु पथों की स्थापना हो जाती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि इस समय, जिस समय ये कंडीशनिंग हो रही है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिस समय हो रही है, उस समय उस चूहे के मस्तिष्क में, प्राणी के मस्तिष्क में जो कॉर्टेक्स है और जो कॉर्टेक्स का जो सांवेदिक और गामक क्षेत्र है, ठीक, सांवेदिक क्षेत्र, गामक क्षेत्र, जो संवेदना हो रही है और जो उसका मोटर पार्ट है, उसके बीच में संवेदना हो रही है भूख की, तो तुरंत हाथ लीवर पे जा रहा है। इनके बीच में स्नायु पथों की स्थापना हो जाती है, यानी जो नर्व इम्पल्स हैं उनके बीच में जुड़ाव हो जाता है, जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के कारण क्या हो रहा है? अनुबंधन हो रहा है। वैसे कुछ ऐसे भी रिसर्च हैं जहाँ पर ये पाया गया है कि वैसा प्राणी जिसमें कॉर्टेक्स नहीं होती, ऐसा प्राणी जिसमें कॉर्टेक्स नहीं होता, यहाँ तो बात कॉर्टेक्स के सांवेदिक और गामक दोनों क्षेत्रों की बात की गई है, जिससे कि आपके जो स्नायु हैं, स्नायु पथों की रचना हो जा रही है, और स्नायु पथों से की रचना होने से नर्व इम्पल्स आगे बढ़ रहे हैं और वो लीवर दबा करके फूड ले रहा है। लेकिन वैसा प्राणी जिसमें कॉर्टेक्स ही ना हो, तब क्या होगा? जिस प्राणी में कॉर्टेक्स नहीं होता, वैज्ञानिकों ने ये देखा कि उनमें भी कंडीशनिंग हो जाती है, उनमें भी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन ये किस प्रकार की कंडीशनिंग होती है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। कंडीशनिंग तो उनमें भी हो रहा है जिसमें कॉर्टेक्स है, कंडीशनिंग उसमें भी हो रहा है जिसमें कॉर्टेक्स नहीं है। लेकिन जो सामान्य प्राणियों की तुलना में जिनमें कॉर्टेक्स नहीं होता, उनकी जो अनुक्रियाएं होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं।
इनकी अनुक्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में कॉर्टेक्स की। तो यहाँ जो प्राणी के ब्रेन में कॉर्टेक्स होता है, उस कॉर्टेक्स का अनुबंधन के साथ संबंध है, ठीक। लेकिन उन प्राणियों में जिनमें कॉर्टेक्स नहीं होता, उनमें भी अनुबंधन हो जाता है। यह अनुबंधन जो कॉर्टेक्स विहीन प्राणी है उनमें जो होता है, उनमें कुछ अलग प्रकार का होता है। और ये कैसे पता चलेगा? इनमें जिन प्राणियों में कॉर्टेक्स नहीं होता, उनकी कुछ मेरिट्स होते हैं, उनकी कुछ विशेषता होती है जो अब बताती है कि इनमें कॉर्टेक्स नहीं है लेकिन कंडीशनिंग हुई है। इसकी पहली विशेषता क्या है, पहला इसके मेरिट्स क्या है? जो प्राणी विशिष्ट रूप से वांछित एक ही अनुक्रिया के साथ साथ अनेक अवांछित अनुक्रियाएं भी करता रहता है। जो प्राणी विशिष्ट रूप से एक ही वांछित अनुक्रिया के साथ साथ अनेक अवांछित अनुक्रियाएं भी करता रहता है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि पहले जो चूहा था जिसमें कॉर्टेक्स था, जब वो पहले तो उछल कूद किया, इसके बाद लीवर दबाया, फूड ले लिया। क्लियर है? जिसमें कॉर्टेक्स है, जिसके ब्रेन में कॉर्टेक्स है, ये तो उसकी सिचुएशन है। जो प्राणी कॉर्टेक्स विहीन है, जिसके ब्रेन में कॉर्टेक्स नहीं है, उसको लेस कर दिया गया है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो विशिष्ट रूप से वांछित एक ही अनुक्रिया के साथ साथ जिस अनुक्रिया को करना चाहिए, जिस रिस्पॉन्स को देना चाहिए, वो तो वो दे ही रहा है, उसके साथ साथ अनेक अवांछित अनुक्रियाएं जिसकी जरूरत नहीं है वो भी क्रिया वो कर रहा है। यानी जिसमें कॉर्टेक्स होगा वो लीवर दबा करके भोजन प्राप्त करेगा, जिसमें कॉर्टेक्स नहीं होगा वो लीवर दबाने के साथ साथ और भी अनुक्रियाएं करता रहेगा, ऐसी अनुक्रिया जो अवांछित होगी। ये उसकी पहली विशेषता है जिससे ये पहचाना जा सकता है कि इस प्राणी में कॉर्टेक्स नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड, दूसरी इसकी क्या विशेषता है? जो प्राणी कॉर्टेक्स विहीन होता है वो काफ़ी सामवेगिक होते हैं, ठीक, काफ़ी सामवेगिक। तो ऐसे प्राणी जो काफ़ी सामवेगिक होते हैं तो उनमें जो अनुबंधन होता है, सामवेगिकता के कारण उसमें बाधा पहुंचने लगती है या व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ पे बस आपको यही ध्यान देना है कि इसकी पहली विशेषता ये है कि वांछित अनुक्रिया तो करेगा ही, साथ में अवांछित अनुक्रियाएं भी करेगा। दूसरी विशेषता है कि ऐसे प्राणी जिनमें कॉर्टेक्स नहीं होता, जिनके ब्रेन का कॉर्टेक्स लेस कर दिया जाता है, क्षति पहुंचा दी जाती है, वैसे जो प्राणी होते हैं वे भी अनुबंधन करते समय काफ़ी सामवेगिक हो जाते हैं। यानी अनुबंधन के समय वो काफ़ी सामवेगिक हो जाते हैं और सामवेगिकता के कारण उनका जो अनुबंधन है उसमें बाधा पहुंचती है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो नैमित्तिक अनुबंधन है, नैमित्तिक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की ही हम लोग बात कर रहे थे, तो जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसमें रिंफोर्समेंट और रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिंफोर्समेंट ही मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको भोजन प्राप्त हो रहा है, आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित है और उसे भोजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, भोजन प्राप्त हुआ, पॉजिटिव रिंफोर्समेंट, और इसके साथ ही रिस्पॉन्स जो वो दे रहा है, वो दोनों का मतलब रिंफोर्समेंट और रिस्पॉन्स दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंसी है, में डिपेंडेंट है। रिंफोर्समेंट मिल रहा है इसलिए अनुक्रिया हो रही है, इसलिए अनुक्रिया नहीं हो रही है कि रिंफोर्समेंट मिलेगा नहीं, मिल रहा है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है? पहले अनुक्रिया हो रही है, बाद में रिंफोर्समेंट मिल रहा है। ठीक है, और यही डिफरेंसेस आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की भी है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में पहले अनुक्रिया होती है तब रिंफोर्समेंट मिलता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले रिंफोर्समेंट आता है तब रिस्पॉन्स होता है। कैसे? यहाँ आप जान लीजिए इसको। हम चलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो
फूड पहले आता था, UCS अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, भोजन आता था तो लार स्राव की अनुक्रिया होती थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भोजन आया तो लार स्राव की अनुक्रिया हुई। प्राणी क्या था? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, भूखा था, तो यहाँ रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या हो गया? भोजन, भोजन पहले आया तब लार स्राव की अनुक्रिया हुई। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या हुआ? रिस्पांस पहले हुआ, चूहा उछल कूद किया और लीवर दब गया, तब उसके कप में फूड जो बॉल्स थे वो गिरे। तो पहले क्या हुई? अनुक्रिया हुई, पहले रिस्पांस मिल दिया गया, तब जा कर के उसको फूड मिला। और लास्ट में उसने क्या लर्न किया, क्या अधिगम किया कि लीवर दबाएंगे तो भोजन प्राप्त होगा। लीवर दबाना अनुक्रिया हुई और इसके बाद भोजन मिलना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। यही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग का डिफरेंसेस भी है। ठीक है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को टाइप आर कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें अनुक्रिया पहले होती है, रिस्पॉन्स पहले होता है, आर पहले हो रहा है। और दूसरी तरफ क्लासिकल कंडीशनिंग को टाइप एस कहा जाता है, क्योंकि वहाँ स्टिमुलस पहले आ रहा है, रिइंफोर्समेंट पहले दिया जा रहा है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भोजन पहले दे दिया जाता है, इसलिए उसको टाइप एस, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को टाइप आर कहा जाता है। ये कभी कभी वाइवा में पूछ दिया जाता है कि उसे टाइप एस कंडीशनिंग क्यों कहा जाता है, इसे टाइप आर कंडीशनिंग क्यों कहते हैं। तो कारण बस इतना ही है कि इसमें पहले रिस्पांस दिया जाता है तब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, उसमें पहले पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिल जाता है तब रिस्पांस आता है। तो उसमें पहला जो प्राथमिकता है वहाँ पे स्टिमुलस की है, यहाँ पर प्राथमिकता पहले किसकी है? रिस्पांस की है, आर की। इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को टाइप आर कंडीशनिंग कहते हैं और आपके क्लासिकल कंडीशनिंग को टाइप एस कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लियर है? ये कोई भी प्रोफेसर आपसे पूछ सकता है वाइवा के दौरान। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इसमें है कि अनुबंधन जो है आपका, नैमित्तिक अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसमें रिइंफोर्समेंट और जो रिस्पांस होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड होंगे तभी लर्निंग होगी, अगर वो डिपेंड नहीं होंगी तो लर्निंग नहीं होगी। लीवर दबाया, भोजन नहीं मिला तो क्या होगा? अब वो लीवर दबाना सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लर्न क्यों करेगा? तो यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि वो रिस्पांस दे तो रिइंफोर्समेंट ज़रूर मिले, और रिस्पांस देने पर अगर रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है तो कंडीशनिंग नहीं होगी, तो कंडीशनिंग नहीं होगी तो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो दी गई अनुक्रिया होती है उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करता है कि उसे प्रॉब्लम मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिइंफोर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिइंफोर्समेंट मिलेगा लर्निंग होगी, रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा लर्निंग नहीं होगी। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसके प्रयोग में स्पेसिफिक पशुओं को लिया गया था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो स्किनर थे उन्होंने प्रयोग में पशुओं को स्किनर जो घंटी थी में पेटी थी उसमें लीवर दबाना और किसी दौड़ पथ में दौड़ाना, भूल भुलैया अधिगम या सही दिशा में मुड़ना, ये सब अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं को उन्होंने रिइंफोर्समेंट दे करके ही लर्न कराया था। स्किनर ने ये सारी जो भी चीज़ें उन्होंने जो प्राणी था उसको लर्न कराया, तो उसमें उन्होंने यही दिखाया कि जो भी पशु है या प्राणी है वो जो स्किनर बॉक्स है, स्किनर बॉक्स में जो लीवर दबाना हुआ, आपकी दौड़ पथ है, भूल भुलैया अधिगम, इन सब पर उन्होंने किसी स्पेसिफिक दिशा में मुड़ना, ये सब जितना भी उन्होंने रिस्पॉन्स था इन सबको लर्न कराने के लिए उन्होंने प्रबलन को ही, रिइंफोर्समेंट को ही खास जोर दिया था, क्योंकि विदाउट रिइंफोर्समेंट ऐसी लर्निंग नहीं कराई जा सकती। हम आपको पुरस्कार देंगे तब आप कोई क्रिया करेंगे। इसको मैंने इससे पहले भी समझाया था कि आप बच्चे को बोलो कि बेटा आप जाओ वहाँ से मेरा बैग लेकर आओ, एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। तो चॉकलेट मिलेगा तो बच्चा आपका काम करेगा। आप काम लेने के बाद उसको चॉकलेट मत दो, वो क्रिया नहीं करेगा, कारण उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है।
तो रिइंफोर्समेंट जब उसको मिलेगा तभी वो किसी कार्य को करेगा। यही चीज़ें आपकी पशुओं में भी हैं, वही चीज़ें पशुओं में है, क्योंकि वो लीवर दबा रहा है, भोजन मिल रहा है, लीवर दबा रहा है, भोजन मिल रहा है, लीवर दबाता भोजन नहीं प्राप्त होता, वो लीवर दबाने की जो अनुक्रिया उसको नहीं सीखता। यहाँ पे जो ये रिइंफोर्समेंट देकर के लर्निंग कराया जाता है उसमें मुख्य रूप से गति संबंधी अनुक्रियाएं होती हैं। गति संबंधी, ये हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, इसमें सिर्फ और सिर्फ गति संबंधी जो अनुक्रियाएं होती है वो मूल रूप से आती हैं और यही आपके बेसल गैंग्लियाज से संबंधित होती हैं। बेसल गैंग्लियाज आधारी गुच्छिकाओं से संबंधित होती हैं, ठीक है, क्योंकि आधारी गुच्छिकाओं के अंतर्गत कौन आ गया था आपका, कॉर्टेक्स। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने उसकी बात की थी। तो कॉर्टेक्स से सांवेदिक और गामक दोनों क्षेत्र के बीच में प्रकारात्मक संबंध होते हैं, तो वही कॉर्टेक्स आपकी बेसल गैंग्लियाज में होंगे। तो ये संबंध, गति संबंधी जो अनुक्रियाएं होंगी वो कहाँ से होंगी, आधारी गुच्छिकाओं से या बेसल गैंग्लिया से संबंधित होंगी। क्लियर है। ये जो आधारी गुच्छिकाएं हैं, जब इनको विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है, ये जो आपकी आधारी गुच्छिकाएं हैं जब इनको विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है तो इनके द्वारा अन्य किसी विधि, जैसे विद्युतीय उद्दीपन दिया या कोई और मेथड हमने यूज़ किया जिससे कि उसको लेस कर दिया जाए, क्षत पहुंचाया जाए, तो इनसे संबंधित, इनसे यानी आधारी गुच्छिकाओं से संबंधित जो गति संबंधी अनुक्रियाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। गति संबंधी अनुक्रियाएं कौन सी प्रभावित होंगी आपकी, चूहा उछल कूद कर किया और इसके बाद लीवर दबाना, ये सब आपकी गामक क्रियाएं हैं, मोटर वर्क्स हैं। वो गति कर रहा है, हाथ बढ़ाया दबाया तो उसमें गति हो रही है। इस गति से, गति की जो अनुक्रियाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। किससे प्रभावित हो रही हैं आपकी, बेसल गैंग्लियाज को क्षत करने पर। अगर हम बेसल गैंग्लिया को क्षत न करें तो वैसी अनुक्रियाएं जो होती हैं हमारी प्रभावित नहीं होती हैं। क्लियर है। तो मतलब साफ है यहाँ पे कि जो आधारी गुच्छिकाएं हैं या जो बेसल गैंग्लियाज हैं, यदि हम उनको क्षत कर दें, यदि हम उनको क्षत कर दें या किसी और विधि से उन्हें विद्युतीय उद्दीपन दिया जाए, चाहे उन्हें हम रासायनिक रूप से उद्दीप्त करें, चाहे विद्युतीय रूप से उद्दीप्त करें, चाहे क्षत कर दें, किसी भी हालत में, इन तीनों में से किसी भी हालत में ये हमारी गति संबंधी अनुक्रियाओं को प्रभावित कर देती हैं। और इस प्रभाव से हमको ये पता चल जाता है कि ये हमारे अधिगम में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। यानी हमारी अधिगम के लिए, हमारे अधिगम के लिए, हमारी लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि बेसल गैंग्लियाज हमारी सुरक्षित हो, क्योंकि लर्न करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मोटर न्यूरॉन्स को रोक करके रखें। यहाँ हमारी जो भी गति संबंधी अनुक्रियाएं होंगी उनका होना ज़रूरी है। और बेसल गैंग्लियाज जो होते हैं आपकी कॉर्टेक्स को, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट जो मैंने इससे पहले कहा कॉर्टेक्स को, तो कॉर्टेक्स उसका आधार है, उसकी जटिलता उसका आधार है, इसी के द्वारा हमारी गति संबंधी क्रियाएं होती हैं। तो बेसल गैंग्लियाज को जब हम क्षत करेंगे, बेसल गैंग्लियाज को जब हम उद्दीपन देंगे, चाहे वो उद्दीपन विद्युतीय हो चाहे रासायनिक हो, किसी भी प्रकार से उद्दीपन देंगे तो हमारा कॉर्टेक्स जो होता है वो डैमेज होता है। और इस कंडीशन में, इस डैमेज होने की कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है वो आपका एबनॉर्मल हो जाता है, यानी परफॉर्मेंस आपका सही नहीं होता, उसमें असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये जो असामान्यताएं उत्पन्न हो रही हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि आधारी गुच्छिकाओं को क्षत कर दिया गया है। इससे हमको आधारी गुच्छिकाओं की भूमिका का पता चलता है, यानी आधारी गुच्छिकाएं अगर डैमेज हो जाएंगी तो लर्निंग प्रोसेस डैमेज होगा, साथ ही हमारी गामक क्रियाएं भी डैमेज होंगी। लेकिन अगर आधारी गुच्छिकाएं बेसल गैंग्लियाज हमारे सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है, तो ये हमारे अधिगम में पूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे मेमोरी की, स्मृति। स्मृति क्या है। वैसे तो कहा जाता है अर्जित अनुभवों के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। यहाँ पर स्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है, स्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है
जो हमारी पूर्व की अनुभूतियों को, भूतकाल की जो अनुभूतियाँ होती हैं, उसको वर्तमान चेतना में लाता है। स्मृति एक मानसिक क्रिया है जो हमारी पूर्व की अनुभूतियों या भूतकाल की जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं उनको वर्तमान चेतना में लाता है। ये जो वर्तमान चेतना में लाया गया यही क्या है, हमारी स्मृति या मेमोरी। यहाँ हम आपको बता दें कि अधिगम का संबंध जो होता है वो नई सूचनाओं के ग्रहण करने से होता है, और स्मृति का संबंध जो ग्रहण की गई सूचनाएं हैं उनके स्टोर करने से होता है। बस यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिगम और स्मृति, लर्निंग और मेमोरी, ये दोनों एक दूसरे के से काफ़ी जुड़े हुए हैं, कहें तो बेस्ट फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम का संबंध किससे है, नई सूचनाओं की ग्रहण करने से। क्योंकि जब भी हम लर्न करते हैं तो नई चीज़ों को लर्न करते हैं, नई चीज़ों को लर्न करेंगे तभी तो नई सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, तो हम उसे लर्न करेंगे। और जो हमारी मेमोरी होती है इसका सीधा संबंध जो होता है ग्रहण किए हुए जो सूचनाएं हैं उनके स्टोरेज से होता है। अधिगम में हम नई सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और स्मृति में जो सूचनाएं ग्रहण किए गए हैं लर्निंग के द्वारा उसका स्टोर करने से होता है। ठीक है, यहाँ जो अधिगम है, अधिगम का संबंध नई अनुक्रियाओं के अर्जन से और स्मृति का संबंध अर्जित अनुक्रियाओं के परफॉर्मेंस से। जो हमने एक्वायर किया है उसका हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो लर्निंग का जो संबंध है वो नई क्रियाएं, नया नया जो हम लोग अनुक्रिया कर सीख रहे हैं, जो नई नई क्रियाएं सीख रहे हैं उनको हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर पा रहे हैं उनसे संबंधित होता है। लर्निंग का संबंध उन्हीं सूचनाओं से होता है जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं सोसाइटी से। और जो हमारी मेमोरी होती है वो जो मैंने एक्वायर किया है इसका हम यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसका कैसा परफॉर्मेंस होगा, मेमोरी का जो संबंध है वो उससे होता है। यहाँ लर्निंग और मेमोरी, ये जो प्रोसेस है लर्निंग और मेमोरी, ये एक दूसरे से कहें तो घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब भी हम कुछ लर्न करेंगे तो मेमोरी में रखेंगे, अगर मेमोरी मैंने नहीं रखा तो इसका मतलब मेरा लर्निंग कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो लर्निंग कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो भी सूचना है, मस्तिष्क में जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो हमारी बनी रहे, इनकोड रहे, स्टोरेज में रहे, तभी हमको जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम सीख पाएंगे या उसका परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस जो मैंने लर्न किया उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मेमोरी में जो मैंने लर्न किया है वो स्टोर हो। क्लियर है? और इसका अनुमान हमने कितना लर्न किया इसका अनुमान भी तो लगाना होगा। तो मैंने कितना लर्न किया है जब हमको इसका अनुमान लगाना होगा तो ये किससे लगाया जाएगा, परफॉर्मेंस से। ठीक, आपने ABCD पढ़ा, ABCD सीखा, सीख लिया, लेकिन मेमोरीज में अगर वो स्टोर रहेगा कि आपके A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, अगर ये आपकी मेमोरी में स्टोर होगा तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप पूछने पर उसे बता पाएंगे। और पूछने पर आपने बता दिया तो ये क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस। और ये जो परफॉर्म आपने किया है ABCD मतलब सीक्वेंस से में आप बोल रहे हो तो इसका मतलब कि ये आपकी मेमोरी में फीड है। तो लर्निंग होने के बाद आपने उसे क्या किया, स्टोर करके कहाँ रखा, स्मृति में। तो स्मृति और लर्निंग, अधिगम, इन दोनों का जो संबंध है वह काफ़ी घनिष्ठ रूप से है। आपने कितना लर्न किया ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। आपकी परफॉर्मेंस से ही ये पता लग जाएगा कि आपका लर्निंग कैसा है। परफॉर्मेंस सही नहीं होगी इसका मतलब लर्निंग सही नहीं हुआ है। यहाँ भी जो आपका एनग्राम्स है यहाँ भी उसकी बात की जाएगी, क्योंकि एनग्राम्स की भूमिका आपकी लर्निंग में भी थी और आपकी मेमोरी में भी होगी, लर्निंग में भी थी और मेमोरी में भी होगी। वास्तव में जो आपके एनग्राम होते हैं वो उन दैहिक परिवर्तनों से होता है जिसमें लर्निंग और मेमोरी दोनों हो।
कहने का मतलब है कि लर्निंग और मेमोरी दोनों का बेस जो होता है, आधार जो होता है, वो एनग्राम ही होता है। क्लियर है? ये जान लीजिए कि ये निश्चित है कि एनग्राम का अस्तित्व होता ही है। बिना एनग्राम के कोई भी दैहिक प्रक्रम नहीं हो आपका पता चल सकता। एनग्राम से दैहिक परिवर्तनों का जो प्रक्रम है उस पे उसका पता लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जो आपके लर्निंग और मेमोरी को शो करते हैं, दिखाते हैं, उनमें कुछ स्नायविक क्रियाओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होता है, क्योंकि हमने लर्न किया और उसको मैंने मेमोरी में फीड किया, मेमोरी में रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। मैं उसका परफॉर्म करूँगी, पर उसका निष्पादन करूँगी, तो मेरा लर्निंग मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। यह देखने के लिए हम कहाँ पे चलेंगे? नर्वस सिस्टम में, स्नायविक क्रियाओं में। आखिर स्नायु क्रियाओं में कोई परिवर्तन हुआ होगा, न्यूरॉन में कोई तो चेंजेस हुए होंगे जिससे कि मैंने उसे स्टोर करके रखा है। ब्रेन फंक्शन बताते समय मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ लर्निंग होगी। लर्निंग के अंतर्गत मैंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इन सबको मैंने आप लोगों को बताया भी था। इस रिइंफोर्समेंट के दौरान आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस आए थे। मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन आपका बदल गया और मस्तिष्क विद्युतीय जो उद्दीपन दिया जा रहा है उसमें परिवर्तन आया, न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आने लगे। तो यही चेंजेस तो आपकी मेमोरी में भी होंगे। ठीक, तो यहाँ जो आपकी नर्वस सिस्टम में, आपके न्यूरॉन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये चेंजेस, ये परिवर्तन जो भी हो रहा है इसमें, यही तो बताता है कि हमारी स्मृति कितनी सुदृढ़ हो पाई है, हमारी स्मृति कितनी अच्छी है और कितने अच्छे तरीके से हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे। हम आप लोगों को नर्वस सिस्टम पढ़ाते समय बताए भी थे कि बेटा जो आपका ये न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन सटते नहीं हैं, जुड़ते नहीं, उनके बीच में जगह होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे कहा जाता है, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। ये जहाँ जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए थे वहीं पर तो हमारी मेमोरी रहती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी हम कुछ लर्न करेंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे, और न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ परिवर्तन होंगे जिससे कि हम सूचनाओं को, जो जिसे हम अपने मस्तिष्क में रखना चाह रहे हैं, उन सूचनाओं को हम वहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। और स्टोर होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो स्नायु है, हमारे न्यूरॉन्स है, उसमें कुछ चेंजेस आए। तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है, और ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है आपके एनग्राम से। मतलब कहने का है कि एनग्राम उन दैहिक जो तात्पर्य है उन दैहिक प्रक्रमों से है जो अधिगम और स्मृति का आधार होते हैं। क्लियर है? यहाँ जो स्मृति है, मेमोरी है, उसके 3 स्टेप आपके आते हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रैवल। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रैवल, ये जो तीनों अलग अलग प्रक्रिया हैं या प्रक्रम है, इनकोडिंग का, स्टोरेज का, रिट्रैवल का, इसमें पहले जब भी हमारे सामने कोई सूचना आती है तो हम उसका इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग का मतलब रजिस्टर होना, इसीलिए इनकोडिंग को रजिस्टर भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इनकोडिंग जब भी होती है तो ये सेलेक्टिव होती है, हम हर चीज़ों को नहीं इनकोड करते, हमें जिसकी आवश्यकता होती है हम सिर्फ उन्हीं को इनकोड करते हैं। और फिर यहाँ पर वही बात आ गई, अटेंशन, अवधान, हम उसे ही इनकोड करेंगे जिस पर हम ध्यान ज़्यादा देंगे, और ध्यान हम उसी पर देंगे जिसकी हमें आवश्यकता होगी, और जिसकी हमें आवश्यकता होगी हम उसे अपनी स्मृति में ज़्यादा देर तक रखेंगे। इट मीन्स अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। किसी वस्तु को अपने चेतना केंद्र में लाने के लिए हम तत्पर रहेंगे, तभी तो हम उस पर ध्यान देंगे, और जब ध्यान देंगे तभी वो विषय वस्तु हमारी स्मृति में रह पाएगी। ठीक है? तो यहाँ इनकोडिंग, इनकोडिंग जो होती है वो रजिस्टर की जाती है उस विषय वस्तु से, क्योंकि जो
प्राणी होता है वो अपने अनुभवों की अवधि में अनेक उद्दीपकों को देखता है, लेकिन उनमें से कुछ अनुभव दूसरे अनुभव की अपेक्षा ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं, और जिनसे वो ज़्यादा प्रभावित होता है वह सिर्फ उन्हीं उद्दीपकों को इनकोड करता है। आपके सामने ढेर सारे स्टिमुलस होंगे, सारे स्टिमुलस आपको उद्दीप्त नहीं करते होंगे, सारे स्टिमुलस से आप उद्दीप्त नहीं हो रहे हैं, कुछ ही से हो रहे हैं। तो जो कुछ ही स्टिमुलस से आप उद्दीप्त हो रहे हैं, तो जिन स्टिमुलस से आपके अंदर स्टिमुलस प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उद्दीप्त हो रहे हैं, जो आपको उद्दीपक ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, आप उन्हें ही इनकोड करेंगे, और जिन्हें आप इनकोड करेंगे आप उन्हीं को अपनी स्मृति में रख पाएंगे। ठीक है। किन किन उद्दीपकों का आपकी इनकोडिंग होगी, आप किस किस उद्दीपक को कूट संकेतिक करना चाह रहे हो, यह डिपेंड किस पे कर रहा है, आपकी अभिप्रेरणा पे, आपकी मोटिवेशन पे। मोटिवेशन के साथ और क्या होगा, रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट के साथ और क्या होगा, अटेंशन। हमें जिसकी आवश्यकता होगी यानी अभिप्रेरणा होगी, जिसको हम लक्ष्य बनाएंगे उसी को इनकोड करेंगे। दूसरी बात, जिससे हमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिलेगा उसको इनकोड करेंगे। और तीसरी बात, हमारा ध्यान उसी पर जाएगा जिसको हम इनकोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इनकोडिंग का मतलब ये तीनों चीज़ें होंगी। जब भी हम किसी उद्दीपक को कूट संकेतित करते हैं या इनकोड करते हैं, तो इनकोडिंग के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी, मोटिवेशन, रिइंफोर्समेंट एंड अटेंशन। इसी पर डिपेंड करता है आपकी इनकोडिंग। और जब हम इसको इनकोड कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में धीरे धीरे बन जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। स्टोरेज, जब हम किसी सूचना को इनकोड कर लेते हैं तो हम इनकोडिंग करने के बाद उसका स्टोर करना शुरू कर देते हैं। पहली स्टेप आपकी इनकोडिंग की आएगी, दूसरी स्टेप आपकी आ गई स्टोरेज की। स्टोरेज हम किसी सूचना का तभी करेंगे जिसको हम इनकोड कर चुके हैं, और स्टोर की वजह से ही, स्टोर करने जो सूचना हम स्टोर करते हैं उसी के कारण हमारा जो व्यवहार होता है वो प्रभावित होता है। क्योंकि हम स्टोर जिन सूचनाओं को किए रहते हैं उन्हीं के अनुभवों में होने वाले, उन्हीं के जो उनसे जो हमको अनुभव प्राप्त होते हैं, उन्हीं अनुभवों से हम क्या करते हैं, व्यवहार। इसका मतलब है कि यह प्रक्रम किसी अनुभव के स्नायविक प्रतिनिधित्व के संचित रहने का अवसर प्रदान करता है। जो आपका स्टोरेज है वो अनुभव के स्नायविक प्रतिनिधित्व के संचित रहने का अवसर देता है आपको, ताकि बाद में इसका आप यूज कर सको। क्लियर है। तो यहाँ जिन सूचनाओं को हम इनकोड कर रहे हैं उन्हीं को हम स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम आगे का व्यवहार कर सकें। आगे के व्यवहार को हमको कैसे करना है, उस आगे क्या करना है, इसका डिसीजन हमारे मस्तिष्क में जो स्टोर है, मेमोरी में है, उसी के आधार पे हम करते हैं, और उसी के आधार पे हमारा व्यवहार जो है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है रिट्रैवल। तो रिट्रैवल क्या है आपका, निष्पादन। आपने जो स्टोर किया हुआ है उसी के आधार पे ही आप बोलेंगे। तो यहाँ आप उसे जितने देर तक रख पा रहे हो, LTM में रख रहे हो या STM में रख रहे हो तो बात की बात है, जितने देर तक रख पा रहे हो उसका रिहर्सल करके ही रखोगे। और जब आपको उसकी आवश्यकता होगी, जो आपने मैटर या विषय वस्तु अपने स्टोरेज में रखा हुआ है, जब जब आपको उसकी आवश्यकता होगी तब तब उसकी आवश्यकता, जिस विषय वस्तु की आवश्यकता हो रही है सिर्फ उसी को आप आवश्यकता पड़ने पर निष्पादित कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो ये जो परफॉर्मेंस आपका हो रहा है ये सब आपका क्या हो गया, रिट्रैवल, यानी इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रैवल। यही तीन प्रोसेस आपकी मेमोरी के चलते हैं। क्लियर है।